1857 के स्वाधीनता संग्राम में जो महिलाएं पुरुषों से भी अधिक सक्रिय रही, उनमें बेगम हजरत महल का नाम उल्लेखनीय है। हजरत महल वस्तुतः फैजाबाद की एक खूबसूरत नर्तकी थी, जिसे अवध के विलासी नवाब वाजिद अली शाह अपनी बेगमों की सेवा के लिए लाया था। हजरत महल की खूबसूरती और समझदारी पर नवाब साहब फिदा हो गए। उन्होंने हजरत महल से निकाह कर लिया। हजरत महल ने अपनी योग्यता से धीरे धीरे सभी बेगमों में अग्रणी स्थान प्राप्त कर लिया। वह राजकाज के बारे में नवाब को सदा ठीक सलाह देती थी। नवाब साहब हजरत महल के कौशल और रणनीति को देखकर हैरान थे। नवाब को यह लगने लगा था कि हजरत महल में नेतृत्व की शक्ति है। इसलिए नवाब ने बेगम को अपने राज्य की बागडोर थमा दी थी। सन 1854 में अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह के साथ एक संधि करनी चाही, किंतु नवाब साहब को यह संधि मंजूर नहीं थी। इसलिए अंग्रेजों ने नवाब को कैद कर कलकत्ता भेज दिया। बेगम हजरत महल ने अपने राज्य और अपनी मिट्टी को छोड़कर जाना सही नहीं समझा और बेगम ने बिना डरे अंग्रेजों से लड़ने के लिए सेना बनानी शुरू कर दी। जैसे ही सन 1857 की क्रांति शुरू हुई तो बेगम हजरत महल ने अपनी सेना को एकत्रित किया और पूरे जोर से अंग्रेजों पर हमला बोल दिया। अंग्रेजों को अवध से यह उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अवध में कोई पुरुष राजा नहीं था। इसलिए अंग्रेज इस जगह को सुरक्षित मान रहे थे, किंतु बेगम हजरत खुद हाथी पर बैठकर युद्ध में अंग्रेजों से लड़ने के लिए जाने लगी थी। बेगम भली भांति इस बात को जानती थी कि अगर अंग्रेजों के हाथों शिकस्त हुई तो सिर्फ मौत का तोहफा ही मिलेगा। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम सभी को एक साथ अंग्रेजों से लड़ने को प्रोत्साहित किया। उनका ऐसा मानना था कि जब तक हिंदू मुस्लिम आपसी भेदभाव के चलते आपस में ही लड़ते रहेंगे, तब तक अंग्रेज हमसे जीतते रहेंगे। इसलिए यह हिंदू और मुस्लिमों की एकता के लिए उनके प्रयास ही थे जिसने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य हथियार धर्म के नाम पर फूट डालकर शासन करना ही होता था। जिस समय सभी महारानियां और बेगम महलों में शोभा पाती थी, नरम बिस्तरों पर सोती थी और बहुत ही नजाकत के साथ रहती थी, तो यह बेगम ही थी जो तलवार की धार दिखाकर अंग्रेजों को चुनौती दे रही थी। ऐशो आराम के सभी साधन उनके पास भी थे, लेकिन अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने दिन रात महलों के आरामदायक कक्षों की बजाय जंग के मैदान में बिताए। सन 1857 में उन्होंने लड़कर अंग्रेजों के चंगुल से लखनऊ को मुक्त करा लिया था। उनकी तलवार के धार के किस्से क्या अवध, क्या अजमेर और क्या लाहौर, बल्कि लंदन तक कहे और सुने जा रहे थे। मगर इतिहास ने ऐसी वीरंगनाओं के साथ न्याय नहीं किया और इसी हिंदुस्तान के लोग ब्रिटिश महारानी की जय जयकार करते रहे और हजरत महल का नाम धीरे धीरे उनकी याददाश्त से गुम हो गया। 1857 के बाद कई राजाओं और नवाबों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। ये सभी राजा और नवाब कभी बेगम हजरत महल के साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन अब अंग्रेजों ने उनमें फूट डालने में कामयाबी हासिल कर ली थी। फलस्वरूप बेगम तथा उसकी सेनाएं पराजित होने लगी। प्रधानमंत्री बालकृष्ण राव मारे गए तथा सेनापति अहमद शाह बुरी तरह से घायल हो गए। इधर दिल्ली और कानपुर के मोर्चे पर भी अंग्रेजों को सफलता मिली। इससे बेगम के सैनिक हताश हो गए और अंततः बेगम को लखनऊ छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और वो नेपाल चली गई। वतन से दूर नेपाल में ही उनका देहांत हुआ। जिस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना खून बहाया था, उस देश की मिट्टी भी उन्हें नसीब नहीं हुई। उनकी मौत के बाद लोग उन्हें भूल गए। काठमांडू की एक मस्जिद के पास ही उन्हें दफना दिया गया था। आज भारत के 1% लोग भी यह नहीं जानते होंगे कि इस देश की बहादुर बेटी ने कभी आज़ादी का सपना देखा था, लेकिन आखिरी सांसें उन्होंने नेपाल की सरजमी पर ली। 1947 में हमारे हिस्से में आज़ादी आई और हजरत महल जैसों के नसीब में बेकदरी। किसी को हिंदुस्तान मिला तो किसी को पाकिस्तान, लेकिन जिनकी बदौलत ये सब हासिल हुआ, उन्हें तो अपना नाम भी नहीं मिला और आज वो पहचान के भी मोहताज हो गए हैं।
दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप मेरी सभी वीडियोस देख पाएंगे। धन्यवाद।